अब ये मेरा लेक्चर 5वां है। इस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो हमने सिद्ध करना है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। मान लो वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब वर्गमूल 2 को आप कैसे लिख सकते हो? a बटा b के रूप में। और यहाँ पर a और b सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब होता है HCF a और b का जो HCF है वो आपका 1 आता है। 1 इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। दोनों तरफ वर्ग करने पर आपके पास क्या आ जाएगा? इसका मतलब हुआ a की 2 से विभाज्य है। इसका मतलब हुआ a 2 से विभाज्य है। अगर a 2 से विभाज्य है तो a को हम 2c लिख सकते हैं, जहां c एक पूर्णांक है। a बराबर 2c को 2b की 2 बराबर में a स्क्वायर में रखने पर आपने a की जगह क्या लिख दिया? 2c। इसका मतलब b की 2 से विभाज्य है। इसका मतलब b 2 से विभाज्य है। इसको 1 का नाम दे दो, इसको 2 का नाम दे दो। 1 और 2 से क्या पता चला? a और b 2 से विभाज्य है। पर यहां से हमें पता चलता कि a और b का HCF 1 है, कि दोनों का जो कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 है। और यहां से इनका ये 2 से भी विभाज्य होती है। तो हमारी कल्पना गलत है। वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से देख लो एक बार। आपने इसको शुरू करना है कि मान लो वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या हुई तो आप इसको a बटा b के रूप में लिख सकते हो, जहां पर b 0 के बराबर नहीं है और a और b सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब a और b का HCF आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आएगा। इसको मल्टीप्लाई किया वर्गमूल 2 को b से, तो हमारे पास आ गया वर्गमूल 2b इजिकल टू a। दोनों तरफ वर्ग करने पर 2b स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर 2 से विभाज्य हुआ, इसका मतलब a 2 से विभाज्य है। अगर कोई नंबर 2 से विभाज्य होता है तो आप इसको 2m 2n 2q की फॉर्म में लिख सकते हो, इसके रूप में लिख सकते हो। तो a किसके बराबर हो गया? 2c। तो जहां पर c एक पूर्णांक है। अब a बराबर में 2c को अब 2b की 2 बराबर में a की 2 इसमें पुट करने पर, इसमें रखने पर, तो आपके पास आ जाएगा 2b की 2 बराबर में a की जगह आपने 2c रखा तो 2c की 2। आपके पास आ जाएगा 2b की 2 इजिकल टू 4c की 2, b की 2 इजिकल टू 2c की 2। इसका मतलब b स्क्वायर 2 से विभाज्य हो गया, b 2 से विभाज्य हो गया। तो 1 और 2 के अनुसार आपके पास क्या आ जाएगा? a और b 2 से विभाज्य है। और जबकि हमें मालूम है कि HCF यहाँ पर लिख दो कि हमें ज्ञात है HCF a और b का जो HCF 1 है। तो इसलिए हमारी कल्पना गलत है। वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है और वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये हमारी एग्जाम्पल है। ये हमारा पहला सम है, आपकी किताब का एक्सरसाइज है आपकी 1.3, उसका पहला सम है। तो इसको एक बार इसको प्रूव कर देते हैं कि मान लो आपका क्वेश्चन है वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप कैसे करोगे? मान लो वर्गमूल 5
मान लो वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब वर्गमूल 5 को आप कैसे लिखोगे? a बटा b के रूप में, जहां पर b आपके पास 0 के बराबर नहीं है और आपके पास a और b का जो HCF है वो 1 है। दोनों तरफ वर्ग करने पर ये आपके पास 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा a² बाय b²। ये आपके पास 5b² इज इक्वल टू a² हो जाएगा। इसका मतलब a² 5 से विभाज्य है, इसका मतलब a 5 से विभाज्य है। अगर ये 5 से विभाज्य है तो आप a को क्या लिख सकते हो? 5 और c, क्योंकि आपके पास शेषफल 0 आ जाएगा। कोई चीज विभाज्य है तो शेषफल 0 होगा, तो a को आप 5c लिख सकते हो, जहां पर c एक पूर्णांक है। अब इसको इसमें 2 को 1 में रखने पर, 2 को 1 में रखने पर आपके पास क्या आ जाएगा? 5b², a की जगह आपने 5c रखा, क्या आ जाएगा? 25c²। इसका मतलब b² इज इक्वल टू 5c²। इसका मतलब b² 5 से विभाजित है, इसका मतलब b 5 से विभाज्य है। 5 a और b उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि हमें मालूम है a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। HCF a और b का HCF 1 है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। मैं अब उदाहरण 10वां करने लगी हूँ। दर्शाइए कि 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। मान लो 5 माइनस वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। आप 5 माइनस वर्गमूल 3 को a बटा b के रूप में लिखोगे, जहां b 0 के बराबर नहीं है, a b सह अभाज्य है और a और b पूर्णांक है। माइनस वर्गमूल 3 बराबर में a बटा b माइनस 5, माइनस वर्गमूल 3 b लघुत्तम आ गया a माइनस 5b। वर्गमूल 3 आपका 5b माइनस a अपॉन b हो गया। आपका माइनस आप इसको हटाओगे तो इधर आपका 5b पहले आ जाएगा और a बाद में आ जाएगा। अब a और b पूर्णांक है, इसलिए 5b माइनस a अपॉन b ये आपका क्या हो गया? परिमेय संख्या है। इसका मतलब इसलिए वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या बन गई। अब वर्गमूल 3 और हमें ज्ञात है वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है।
5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब मैं आपको प्रश्नावली 1.3 का दूसरा सम करके दिखाने लगी। सिद्ध कीजिए कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। मान लो 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब 3 जमा 2 वर्गमूल 5 किसके बराबर लिखी जाएगी? a बटा b, जहां b बराबर 0 के बराबर नहीं है और a और b सह अभाज्य है। और a और b पूर्णांक है। दो वर्गमूल 5 को आप लिखोगे a बटा b माइनस 3। 2 वर्गमूल 5 b लघुत्तम ले लो a माइनस 3b। वर्गमूल 2 वर्गमूल 5 बराबर में b a माइनस 3b। वर्गमूल 5 बराबर में a माइनस 3b बटा 2b। a और b पूर्णांक है। इसका मतलब a माइनस 3b बटा 2b परिमेय संख्या है। इसका मतलब वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। परंतु हमें ज्ञात है वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है। 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये मेरा लेक्चर नंबर 6 है। मैं अब आपको एक थ्योरम समझाने लगी हूँ। यदि x बराबर में p बटा q एक परिमेय संख्या है, x आपके पास एक परिमेय संख्या दी गई है जिसमें q के अभाज्य गुणनखंड 2 की n 5 की m के रूप के हैं। आपने हर जो आपका q है इसके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड बनाए तो वो आपका 2 और 5 के रूप में आएंगे, जहां n और m ऋणेतर नॉन नेगेटिव पूर्णांक है। जो n और m आपके पॉजिटिव नंबर होंगे, नॉन नेगेटिव नंबर होंगे, जो प्लस वाले नंबर होंगे, तो x का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत होगा। ये जो शांत है ये आपने 9th में पढ़ा था कि दशमलव प्रसार शांत कब होता है और अशांत कब होता है। तो दशमलव प्रसार शांत में आपका जो शेषफल आता है वो 0 आता है। फिर से देखो एक बार कि एक आपके पास परिमेय संख्या है, उसका जो हर है उसके आपने गुणनखंड किए, वो 2 और अगर 5 के रूप में आते हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देके एक समझा देती हूँ, उदाहरण देके हम एक समझने की कोशिश करते हैं। अब आपका प्रश्नावली का एक पहला सम हम देखने लगे हैं। जैसे अब 13 बटा 3125 है। इसमें आपने ये जो आपका हर है
इसके हमने फैक्टर्स बनाए, गुणनखंड बनाए। तो गुणनखंड आपके क्या बनेंगे? 5 की 5, ये आपके गुणनखंड बने। अब इसका मतलब ये आपकी 5 की 5 है, तो इसको 2 की n और 5 की m, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 की 5 और 2 की 0। तो ये आप इसके रूप के हो गए, आपके 2 की n 5 की m के रूप के हो गए। तो इसका मतलब इसका जो x दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? 7 होगा। तो इसका दशमलव प्रसार 7 होगा। अब इसका दशमलव प्रसार करके दिखाते हैं, कैसे करोगे? अब यहाँ पर मुझे इसको 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए आप क्या करने वाले हो? आप इसको 2 की 5 से गुणा करोगे और ऊपर भी आप 2 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे। इसका मतलब ये आपके पास आ जाएगा 13 गुना 32 बटा 10 की 5। 13 को 32 से गुना करोगे तो आपके पास आ जाएगा 416 बटा 10 की 5, 10 की 5। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.00416, ठीक है। फिर से देख लो, अब मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि अगर 13 बटा 5 की 5 होता है तब भी इसका दशमलव प्रसार 7 होगा। अगर यहाँ पर गुणनखंड 2 के रूप में बनते हैं, 2 की 5, 2 की 4, ऐसा कुछ होता है, तब भी इसका 7 आएगा, आप उसका दशमलव प्रसार निकाल सकते हो। अगर ये 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में आए तब भी आप इसका 7 होगा और इसका आप दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। अब ये नेक्स्ट सम हमारा 1.4 प्रश्नावली का सेकंड सम है। तो हमारा सेकंड सम है 17 बटा 8। अब इसको कैसे करने वाले हो? 17 बटा इसके फैक्टर्स बनाओगे, 2 की 3, ठीक है। और अब इसका मतलब अगर ये फैक्टर्स 2 के रूप में आ गए तो आपका ये 7 होगा, ठीक हो गया। अब इसको दशमलव प्रसार करना है। 17 2 की 3 किससे गुना करने वाले हो? 5 की 3 से, और यहाँ पर 5 की 3, क्योंकि ये 10 बनाना है नीचे हमने, 10 के लिए आप 5 लिखोगे, 2 के साथ 5 आएगा, जो ये पावर होगी वही पावर यहाँ पर आएगी, घात दोनों की सेम आएगी, ठीक है। अब इसको किससे गुना करने वाले हो? 17 को 125 से, 17 और नीचे आ जाएगा 10 की 3। 17 को 125 से अगर आप गुना करते हो तो आपके पास आएगा 2125 बटा 1000। तो ये आपके पास आ जाएगा 2.125। इसको हम मिटा देते हैं। अब इसका नेक्स्ट सम करते हैं। ये आपका सेकंड सम था, इसका थर्ड करते हैं। 64 बटा 455। ये आपके पास आ जाएगा 64 बटा 455 के अगर आप फैक्टर्स बनाते हो, गुणनखंड बनाते हो, तो कैसे बनाओगे? पांच गुना 13 गुना 7। तो यहाँ पर आपका 2 भी नहीं आया और 5 भी नहीं, 5 तो है लेकिन 2 नहीं आया, तो ये उस रूप का नहीं हुआ, 2 की n और 5 की m के रूप का नहीं हुआ। तो इसका क्या आएगा? आंसर आएगा अशांत आवर्ती। इसके जो आपके दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। अब इसका चौथा सम देखो, 15 बटा 1600। अब इसमें पहले आपको ये नंबर कट करने पड़ेंगे। तीन बटा 320, इन दोनों को पहले आपको सह अभाज्य बनाने हैं, ठीक है। सह अभाज्य जिनका HCF 1 होता है। तो 3 बटा 320। अब आप इसके गुणनखंड बनाओगे, 2 की 6 गुना 5, ठीक है। अब ये 2 और 5 के उसमें आ गए,
तो इसका मतलब अब ये हो गया 7। अब इसको आप दशमलव प्रसार में लिख सकते हो। कैसे लिखने वाले हो? 3/2 की 6 गुना 5। अब इसको मिटा देते हैं। ये आ जाएगा। अब इसका दशमलव प्रसार करना है तो 5 के साथ क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। उसके लिए हम इसे 5 की 5 से गुना करेंगे। हर को करेंगे 5 की 5 से, तो अंश को भी करना पड़ेगा 5 की 5। तो ये आ जाएगा 3 गुना 3125। ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है, एक यहाँ पर और सम कर देते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये आपका अशांतवर्ती क्यों है, क्योंकि ये वाले गुणनखंड आपकी 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में नहीं आए। इसका मतलब ये अशांतवर्ती है। इसका नेक्स्ट सम देखो, 23/2 की 3 5 की 2। अब इसका ये आपका 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में है। इसका मतलब ये शांत हो गया। ये शांत हो गया। इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं। 2 की 3 5 की 2। तो यहाँ पर हमें और क्या चाहिए? एक 5 चाहिए। ऊपर भी हम 5 से गुना करेंगे। ठीक है, ये आ गया 115/2 की 3 5 की 3। 115/10 की 3। ये आ जाएगा 115/1000, मतलब 0.115। तो ये आपका 6वां सम था। अगले पेज पे हम बाकी के सम्स भी कर देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, 129/2 की 2 5 की 7 और 7 की 5। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो गुणनखंड है, इसमें एक गुणनखंड 7 की 5 है। इसका मतलब 2 और 5 की जगह एक वहां पर 7 भी है। इसका मतलब ये अशांत आवर्ती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां, 6/15। अब यहाँ पर इसको पहले कट करो। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2/5। 2/5 क्या हो जाएगा? अब 2/5 ये आपका 5 है। एक गुणनखंड यहाँ पर 5 है। तो पहले तो इसका मतलब ये शांत हो गया। इसका मतलब ये शांत हो गया, क्योंकि गुणनखंड 5 में आता है, 2 में आता है, या 2 और 5 में आता है, तो ये शांत होता है। फिर आपने इसका दशमलव प्रसार करना है। 2/5 तो मुझे 10 चाहिए। 2 से गुना इधर करोगे, 2 से गुना इधर करोगे, 4/10। इसका मतलब 0.4। तो ये आपका दशमलव प्रसार हो गया। अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, 35/50। अब आप क्या करोगे? सबसे पहले आप नंबरों को कट करोगे, इनका HCF 1 लेके आओगे। तो 5 7 35 50। अगर बिना कटिंग किए आप इसको करने की कोशिश करोगे तो ये आपका सम नहीं होगा। तो पहले यहाँ पर 10 के गुणनखंड करो। 2 गुना 5। 2 गुना 5 आपका क्या हो गया? ये 2 और 5 है, तो ये आपका शांत हो गया। मतलब ये गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आ गए, तो शांत हो गया। अब ये 7/10 ही था, तो आपका यहाँ पर ऑलरेडी 10 है, इसको सीधा ही 0.7 लिख दोगे। ये इसका दशमलव प्रसार हो। अब आपका 10th क्वेश्चन आएगा। 10th क्वेश्चन में 77/210, 70/210। अब यहाँ पर इसको पहले कट करोगे। 7 11 30। तो ये आपके 11/30 हो गए। इन दोनों का, ये दोनों सह अभाज्य हो गए। इनका HCF क्या आ गया? 1 आ गया। अब 30 के गुणनखंड बनाओ। तो 30 के गुणनखंड क्या बनेंगे? 2 15 3 5। 2 और 3 और 5। इसका मतलब 11/2 गुना 3 गुना 5। ये आपका क्या हो गया? आपका हो गया अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। ठीक है। और इसमें अब इसको आगे, सॉरी,
हाँ, इसमें एक गुणनखंड 3 था ना, तो ये अशांत और अवस्थी होता है। अगर 2 और 5 होता तो आपका शांत होता। फिर हम इसका दशमलव प्रसार भी कर लेते। अब इसके आगे हमारी तीसरा क्वेश्चन है हमारा बुक का, ये एक्सरसाइज 1.4 का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए क्या ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि ये परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे इसको कर देती हूँ। तो ये क्या 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 कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा है 43.123456789। अब ये कहता क्या ये p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है। बिल्कुल लिखी जा सकती है। आप दशमलव हटाओगे तो कितने जीरो नीचे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो आ जाएंगे। तो ये आपका 9 जीरो आ जाएंगे, 10 की 9। ठीक है। अब आप इसका अब इसके अगर ये 10 की 9 है तो यहाँ पर ये 2 की 9 गुना 5 की 9 आ गए, 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में लिखा गया। इसका मतलब ये p बटा q के रूप में भी हो गया और इसके अभाज्य गुणनखंड q के अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या लिखोगे, वो 2 और 5 के रूप में आ सकते हैं। तो q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो गया। आप ऐसे लिख सकते हो, q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप के हैं। उसने पूछा ना आपसे, प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है। यस, ये एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या और p बटा q के रूप के, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताइए। तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या बताने वाले हो, ये 2 और 5 के रूप के होंगे। ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन क्या है। इसका अगला क्वेश्चन है 0.12012001200। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, अब इसको क्या लिखोगे, ये परिमेय संख्या नहीं है। ये 9th क्लास में आप इसको पढ़ के आए हुए हो कि ये संख्या, इस तरह की जो संख्या होती है ये परिमेय संख्या नहीं है। तो अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। इसका मतलब q के अभाज्य गुणनखंड हो ही नहीं सकते। ठीक है। तो आपने अगले क्वेश्चन में इसको लिखना है और ये बताना है कि ये परिमेय संख्या आपकी नहीं है और इसके लिए इसका मतलब ये p बटा q के रूप में नहीं लिखी जाएगी और इसके अभाज्य गुणनखंड की तो फिर बात ही नहीं आएगी। ठीक है। इसका थर्ड क्वेश्चन है, अब इसके ऊपर ये बार है। इसका मतलब ये p बटा q के रूप में लिखी जाएगी। ये p बटा q के रूप में लिखी जाती है। ये हमने 9th में पढ़ा था कि इस तरह जिसके ऊपर बार होता है उसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये p बटा q के रूप में तो लिखी जाएगी, पर जो q के अभाज्य गुणनखंड है, जो q के अभाज्य गुणनखंड में उसमें 2 और 5 के अतिरिक्त एक और फैक्टर्स भी होगा। तो ये p बटा q के रूप में ये रैशनल नंबर होता है, जिसके ऊपर बार होता है ना, वो परिमेय संख्या होती है। और इसमें जो q के अभाज्य गुणनखंड होंगे, जो q के अभाज्य गुणनखंड होंगे उसमें 2 और 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड भी होगा। दो और 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड भी होगा। जिसके ऊपर बार होता है वो एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन उसमें 2 और 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड भी होगा।